नमस्कार दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत की श्रृंखला हमने शुरू की थी, जिसमें हमने आपको मध्यकालीन भारत की पहले बेसिक कुछ चीज़ें बताई थी उसकी पहली वीडियो में। उसके बाद हमने संतलत वंश, उसके बाद फिर संतलत काल शुरू किया, जिसमें सबसे पहले हमने आपको गुलाम वंश बताया 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। उसके बाद फिर हमने आपको तुगलक डायनेस्टी के बारे में, खिलजी वंश पहले, उसके बाद खिलजी वंश बताया। खिलजी वंश लगभग 1290 से लेकर के 1320 के आसपास। उसके बाद फिर हमने आपको तुगलक वंश के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, तुगलक वंश हमने आपको बताया कि 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। उसके बाद हमने तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में काफ़ी कुछ पिछली वीडियो में बता दिया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ये भी एक महत्वपूर्ण है, इसमें भी कई बार प्रश्न आया है और प्रश्न आने की संभावना है। देखिए, मैंने आपको ये बताया था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी कि उसने क्या प्रयोग किए, कितना सफल रहा, कितना असफल रहा। उसके बाद उसी का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, देखिए हर चीज़ को लिंक करके पढ़ना है। ये नहीं, अब मैंने आपको मोहम्मद बिन तुगलक बता दिया, अब डायरेक्ट में फिरोज शाह तुगलक को बिना ये बताए कि फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक में क्या रिश्ता था, अगर मैंने आपको कुछ बताया नहीं तो वो लिंक टूट जाएगी, चेन टूट जाएगी। तो फिरोज शाह तुगलक जो कि चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का, ने 1351 के आसपास इसने दिल्ली की गद्दी को संभाला। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है ये एक बहुत धार्मिक कट्टर, असली में जो तुगलक के बारे में हम लोग को एक जानकारी है ना अक्सर कि तुगलकी फरमान, तो ये फिरोज शाह तुगलक को लेके है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक बहुत ज़्यादा कट्टर था, सबसे ज़्यादा धर्मांध माना गया। क्या था क्या नहीं था, लेकिन जो इतिहास में मिलता है यही मिलता है कि फिरोज शाह तुगलक बहुत ज़्यादा कट्टर था। इसने उड़ीसा में जाजनगर उड़ीसा में एक शासक भानुदेव थे जिन पर इसने आक्रमण किया, और साथ में जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है उसमें भी काफ़ी तोड़फोड़ की और लूटा मंदिर को। तो मैंने आपको ये बता दिया कि इसका जो मेन दृष्टिकोण क्या था। अभी एक धर्मांध शासक के रूप में कभी शासन में आ जाए, फिरोज शाह तुगलक ने बहुत नहरें बनवाई, ये कराए वो कराए, ये धर्मांध नहीं था, तो नहीं, ये धर्मांध ही इसको मानेंगे। उसके बाद 1351 में ये मंदिर, ये दिल्ली की सल्तनत पे बैठता है। सबसे पहले हम इसकी, देखिए इसने क्या किया था, बहुत सारे उसमें कर लगते थे, तो मैंने कुछ अच्छे काम भी किए। मैंने इसलिए शुरू में आपको इसलिए बता दिया कि जो इसके बारे में धर्मांधता प्रचलित है उसका एक नमूना मैंने आपको बता दिया कि इसने भानुदेव नामक शासक को लूटा, को हराया, उसको उड़ीसा के पूरी उड़ीसा में, और साथ में जो जगन्नाथपुरी का मंदिर उसको लूटा। अब आप, इसने कुछ अच्छे काम किए, ऐसा नहीं कि इसके दार धर्म, तो इसने क्या किया, उसमें सबसे पहले बहुत सारे ऋण हुआ करते थे, कई सारे ऋण को इसने माफ़ किया था। इसीलिए मैंने आपको एक बताया था कृषि ऋण, सोनथर भी कहते हैं, सोनधर भी कहते हैं, तो कृषि ऋण को इसने क्या किया, खत्म कर दिया था। तो ये एक इसके अच्छा काम था। उसके समय में केवल 4 तरीके के कर लगाए जाते थे, खुम्स, खराज, जजिया और ज़कात। खुम्स क्या होता था, ये लूट का माल हुआ करता था, जो अगर जितना भी कोई लूट के लाता था उसका 1/5 हिस्सा सुल्तान को देना पड़ता था। खराज क्या होता था, ये कृषि भूमि पर लगाए जाने, कृषि उपज पर लगाए जाने वाला कर होता था। ज़कात क्या होता था, ये गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता, ज़कात जो होता था ये मुस्लिमों पर लगाया जाता था, और जजिया जो होता था ये गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता। तो 4 तरह के कर इसके समय में लगते थे, खुम्स, खराज, जजिया और ज़कात। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का एक और उदाहरण कि इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा। उसके पहले कोई भी सल्तनत का शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगा था, क्योंकि ये माना जाता है भाई ब्राह्मण पढ़े लिखे वर्ग से थे तो उन पर जजिया करने लगते थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगा। ये पूछा जाएगा, ब्राह्मणों पर पूछा गया भी है, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। खुम्स का 4/5 भाग सरा के अनुसार युद्ध करने वालों को देने का आदेश दिया, मतलब जो लोग युद्ध कर रहे हैं उनको देने के लिए, जो लूट का माल होता था उसके 4/5 भाग देने का आदेश किया। इसने
बहुत सारी नहरों का निर्माण कराया। यमुना नदी के आसपास इसने बहुत नहरों देखी। अब इसके कुछ अच्छे काम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे इसने क्या किया, सबसे पहले बहुत कृषि के लिए काफ़ी प्रयास किया, कृषि की उन्नति के लिए। मैंने आपको बताया कि इसने सौंदर्य ऋण को ही खत्म कर दिया था। तो वही व्यक्ति खत्म कर सकता है जो एक मतलब पॉजिटिव सोच रखता हो कृषि के प्रति। तो इसने ये किया। उसके बाद इसने बहुत सारी नहरें खुदवाई थी। तो कृषि के बारे में अगर इसके योगदान पूछा जाता है तो कौन कौन से, इसने नहरों को खुदवाया। उसके साथ साथ इसने नई तकनीक से कृषि के विकास के लिए प्रयास किया। इसने बेरोजगारी के खात्मे के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना की। पूछा जा सकता है कि किस शासक ने बेरोजगारी, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए एक नए विभाग की स्थापना की, तो फिरोज शाह तुगलक है। इसने दारुल इल सफ़ा, ये क्या था, ये मुफ्त में इलाज करने के लिए एक कह सकते हैं संगठन बनाया। दारुल सफ़ा की स्थापना की, विभाग की अलग स्थापना की जो मुफ्त में दवाई लोगों की मदद करता था, मुफ्त में दवा के लिए। तो याद रखना, पूछा दारुल सफ़ा का संबंध है मुफ्त में दवा देने से, मुफ्त में कृषि ऋण देने से। कुछ भी 4 ऑप्शन दे देगा तो मुफ्त में दवा देने से। इसने दीवान एक खैरात विभाग की स्थापना की, दान विभाग के लिए। ये अधिक से अधिक ब्राह्मणों को और दान बहुत देता था, दान देने के लिए इसने अधिक से एक दीवान एक खैरात विभाग की स्थापना कराई। तो इसके क्या हुआ, इसने नहरों का निर्माण कराया, इसने दीवान एक खैरात की स्थापना की, दारुल सफ़ा की स्थापना की। दारुल सफ़ा में क्या होता था कि मरीजों को मुफ्त में दवा देना, दीवान खैरात में दान देना। इसके बाद इसने अलग से बेरोजगारी को खात्मे के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना की। इसकी देखिए ये चीज़ होगी। इसके समय शायद ये कहा जाता है कि दासों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। एक संख्या दी गई, लगभग 1,80,000 दास थे। इसने दीवान ए बंदगान, दासों की देखरेख के लिए एक विभाग की स्थापना की। तो 3 विभाग याद रखना है, दारुल इल सफ़ा याद रखना है मुफ्त दवा देने के लिए, दीवान ए खैरात याद रखना है दान के लिए, और साथ में दीवान ए बंदगान के विभाग की स्थापना की। इसने दासों की देखिए तो 3 दे देगा और साथ में दे देगा, अलग से देगा, दारुल सफ़ा दे देगा, उसका दीवाने बंदगान दे देगा, दीवाने खैरात दे देगा। तो ये याद रखना। खैरात का मतलब ये आप समझ लीजिए, खैरात क्या होता है, कहते हैं दान में दे दी, खैरात में लेके आओ क्या कोई चीज़, इस तरीके से याद रखना है, लिंक करना, भूलना नहीं, दीवाने खैरात। उसके बाद दारुल सफ़ा। और इसने कुछ सिक्के, देखिए मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश ने चांदी के टंका व तांबे के जीतल चलाए, सिक्के चलाए। इसने क्या किया था, संसगानी, मतलब 6 तांबे के सिक्कों को मिला करके एक संसगानी चलाया। तो पूछा जा सकता, मैंने आपको बताया था कि मध्यकालीन भारत में अक्सर शब्दों से खेल जाता है, सिक्कों से उसको बॉल लगाओ। यूपीएससी सिक्कों से अक्सर पूछता रहता है। फनम पूछा था क्या होता है, तो सिक्के होते हैं। तो इस तरह संसगानी पूछे जाए, संसगानी क्या होता है, जीतल तांबे के जो सिक्के होते हैं, इनके 6 को मिला दो तो आपको संसगानी बनेगा। उसके साथ साथ इसको थोड़ा धर्मांध भी माना जाता है। इसने कई नगरों की स्थापना की थी, पूछा गया था। तो इसने इसके 4-5 प्रमुख नगर मैं आपको बता देता हूँ किस राज्य में स्थित है। जैसे उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद, उसका जौनपुर, 2 नगर जिसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता था। जौनपुर जो था, ये जौनपुर में ये लोग पैदा ही होते। जौनपुर इनकी एक तरह से राजधानी जैसा हुआ, राजधानी तो दिल्ली था लेकिन जौनपुर इनके लिए काफ़ी, क्योंकि इनको बिहार उड़ीसा वाले क्षेत्रों में भी अभियान करने रहते, तो जौनपुर ईस्टर्न के लिए एक इनके लिए प्लेटफार्म हुआ करता था। तो जौनपुर मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, अपने चचेरे भाई मोहम्मद तुगलक, जिसका नाम जौना खान था, उलूग खान भी था, की याद में इसने जौनपुर नामक शहर बनाया जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था। तो पूछा भी गया पूर्व का सिराज किसे कहते हैं, जौनपुर को कहते हैं। उसके बाद फिरोजाबाद, जो उत्तर प्रदेश में एक जगह है फिरोजाबाद, उस नगर की स्थापना की। 2 नगर यूपी में बसाए इसने। हरियाणा में हिसार और फतेहाबाद, 2 हरियाणा में नगर बसाए, हिसार और फतेहाबाद। उसके बाद फिरोजपुर में इसने पंजाब में फिरोजपुर एक जगह है, एक ज़िला है, उसको बसाया। तो इस तरीके से इसने नगर बसाए। ये हमको जो चीज़ें याद रखनी है। उसके साथ साथ इसके अगर आप विस्तार के बारे में चर्चा की तो इसने कोई बहुत ज़्यादा विस्तार पे अपना योगदान नहीं दिया। इसने सिंध पर कुछ एक बार आक्रमण किया था, साथ में और थोड़ा बहुत इसने किया था, लेकिन विस्तार के लिए इसने बहुत ज़्यादा बंगाल और सिंध पर आक्रमण किया था, लेकिन उतना ज़्यादा ये सफल नहीं हो पाया। तो इस तरीके से हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में, इसका शासनकाल 1391 से लेकर के 1398 के आसपास, 1388 के आसपास, 1388 में फिर इसकी लगभग मृत्यु हुई, 1390 के आसपास इसकी
1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है 80 साल की उम्र में। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमें क्या जानकारी होनी चाहिए। पहली जानकारी, इसका शासनकाल कब था, 1351 से लेकर के 1388। इसने कौन कौन से नगर बसाए, इसने 4-5 नगर याद रखना है। यूपी में फिरोजाबाद हो गया, जौनपुर हो गया, हरियाणा में हिसार हो गया, फतेहाबाद हो गया। उसके बाद पंजाब में फिरोजपुर नामक नगर बसाया। इसने 3 जैसा बेरोजगारों के लिए अलग से विभाग की स्थापना की। इसने मुफ्त दवा देने के लिए दारुल उल सफ़ा की स्थापना की। दीवान खैरात की स्थापना की दान देने के लिए। दीवान बंदकान की स्थापना की इसने दास प्रथा के दासों के समर्थन के लिए। कहा जाता है कि 1,80,000 के आसपास इसकी बड़ी संख्या में इसकी में दास थे, ये याद रख। उसके बाद इसने 4 तरीके के खुम्स, खराज, ज़कात और जजिया। खुम्स जो होता था लूट का कर, ऐसे भाई खुम्स दे देगा, बोलेगा लूट का कर, फिर उसको मैचिंग करने के लिए दे देगा। खराज जो था, खराज ये हुआ करता था कृषि उपज पर लगने वाला कर। उसका ज़कात जो हुआ करता था ये होता था मुस्लिमों पर, खासतौर से शिया मुस्लिमों पर। ये सब कट्टर इसलिए थे कि सुन्नी मुस्लिम हुआ करते। मुसलमानों में एक शिया होते हैं, एक सुन्नी। जो शिया होते हैं वो काफ़ी सज्जन माने जाते हैं, जबकि शिया को अक्सर कट्टर माना जाता है। जितना भी आप टेररिस्ट देखेंगे वो सब सुन्नी मुस्लिम है। तो इसको धर्म से नहीं, इसको समझना है थोड़ा सा, यहाँ कोई ऐसा नहीं धर्म से लेकर। खराज जो इन्होंने लगाया था शिया मुसलमानों पर लगाया था, ठीक है। और जजिया कर तो मैंने आपको बता ही दिया कि गैर हिंदू गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान था ये। धर्म को लेकर इस कट्टर नीति था। इसने उड़ीसा की जगन्नाथपुरी मंदिर में आक्रमण किया था, और साथ में इसने भानुदेव जो जाजनगर उड़ीसा का सुल्तान हुआ करता था उसकी इसने हत्या भी कर दी थी, ठीक है। उसके बाद इसने इसने कुतुब मीनार में योगदान दिया था। मैंने आपको क्या बताया था, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, लेकिन उसने शुरू की 2 मंजिल के ही एक ही बना पाया था। बाद में क्या हुआ कि उस पर 2, पहले कुतुबुद्दीन ने 1 मंजिल बनाई, उसके ऊपर 2 इल्तुतमिश ने बनाई, हो गई 3। फिर तीसरी वाली को ख़त्म करके 2 मंजिलें और जोड़ी, 2 और 3 बनाए, फिर 2, 3, 4, चौथी वाली मंजिल को तोड़ करके चौथी प्लस 5वीं बनवाया था ये फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये याद रखना है। और साथ में ये बहुत कट्टर था, सजद इस्लामी शासन के साथ अनुसार शासन करता था। इसी की सज़ा के कारण कहा जाता है तुगलकी फरमान, तुगलकी शासनकाल। तो इस तरीके से हमको फिरोज शाह तुगलक के बारे में लगभग जितनी चीज़ें थी हमने इतना ही आता है। इतना अगर आपको पता है तो फिरोज शाह तुगलक से जुड़ा प्रश्न आप कर ले जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं कि एकदम से हमको फिरोज शाह तुगलक के बारे में कोई एकदम बहुत गहरी जानकारी। इतना जौनपुर पूछ लेगा किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने। नहरों का निर्माण, उसके बाद दारुल सफ़ा, दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात विभाग की स्थापना करना, ये सारी चीज़ें फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो इतना एकदम से क्रिस्टल क्लियर रखना है, ठीक है। संस्कारी पूछ सकता है उड़ीसा के जाजनगर में किसने आक्रमण किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। तो 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है 80 साल की उम्र में, ठीक है। दिल्ली के हौज खास में इसका आज भी मकबरा बना हुआ है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इसी समय देखिए उसके बाद जो 1300 मैंने आपको बताया था फिरोज जो तुगलक वंश 13 से 20 से लेकर के लगभग 1414 तक चला था। लेकिन 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाने के बाद जो भी उत्तराधिकारी आए वो चाहे तो तुगलक शाह द्वितीय रहा हो 1388 से लेकर के 1389 तक, अबू बकर 1389 से 1390 तक, और नसरुद्दीन महमूद 1390 से लेकर के 1412 तक। ये बहुत ज़्यादा योग्य नहीं थे और इनका कोई ऐसा योगदान नहीं था जिसका अध्ययन किया जा सके। हाँ, नसरुद्दीन महमूद के समय में 1390 से लेकर के 1412 के बीच में, और तैमूर का आक्रमण हुआ था। ये बहुत पूछा जाएगा तैमूर का आक्रमण के समय किस वंश का शासक था, तो तुगलक वंश का शासन था। तुगलक वंश में सुल्तान उस समय कौन हुआ करता था, तो नसरुद्दीन महमूद हुआ करता था। तैमूर ने विशाल 1398 तैमूर ने विशाल सेना के साथ भारत, पूछा भी गया तैमूर किस वंश के शासन में शासन किया। तैमूर बेसिकली ये तुर्क चुगताई ताई वंश के हुआ करते थे, और इन्होंने क्या किया कि इनको भी पता लगा कि भारत में बहुत सारा सोना चांदी है, तो ये आक्रमण करने चले आए।
तैमूर के आक्रमण से भारत में तुगलक वंश का पतन हुआ। मतलब तुगलक वंश लगभग खत्म ही हो रहा था। तैमूर का भी उद्देश्य था भारत में मंदिरों को लूटना, कन्वर्ट कराना, उसके बाद अधिक से अधिक धन लूट करके ले जाना। तैमूर के बारे में कहा जाता है कि इसने मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा, जम्मू हर कई जगह हमले किए, खूब लूटा और बहुत लोगों को धर्म परिवर्तन भी कराया, बहुत लोगों की हत्या भी की। तो इस तरीके बस इतना याद रखना कि तैमूर ने किसके समय आक्रमण किया था? तुगलक के समय में। तुगलक वंश के शासनकाल में मोहम्मद नसरुद्दीन महमूद शाह के तुगलक के शासनकाल में। तो ये चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा, देखिए तुगलक वंश तक हमने लगभग आपको सारी चीज़ें बता दी। अब हम लोग शुरू करेंगे, थोड़ा सा और इसमें पढ़ लेते, सैयद वंश पढ़ लेते हैं। देखिए तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आए। तुगलक वंश जब खत्म हुआ 1414 में, तो 1414 से लेकर के लगभग 1450 तक सैयद वंश रहा। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा इतना महत्वपूर्ण भी नहीं, बस एक क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए कि तुगलक के बाद सैयद वंश आया था। तो सैयद वंश 1413 में जब महमूद शाह की मृत्यु हो गई, तो 1414 से 1450 ईस्वी में खिज्र खां ने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया। तो खिज्र खां 14 से 21, मुबारक शाह 1421 से लेकर के 1435, और साथ में मोहम्मद शाह 1434 से 1445, और अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से लेकर के 1450। तो सैयद वंश कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था कि इसने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे काम किए जिनके बारे में हम लोग पढ़ें। तो लगभग बस याद रखना चाहिए कि 1414 से लेकर के 1450 ईस्वी के आसपास तक सैयद वंश का शासन था। ज़्यादातर प्रश्न भी यहाँ से नहीं आया। तो देखिए हमें पॉइंटेड पढ़ना है और साथ में वो चीज़ें पढ़नी जो पेपर में आई हुई हैं, नंबर 1। और नंबर 2 उन चीज़ों को पढ़ना जहाँ, अब जी फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक से 10 प्रश्न आ चुके हैं अब तक। अब क्या करेगा, फिरोज शाह तुगलक से ही प्रश्न करके थोड़ा बहुत घुमा देगा। ये मान दे दिया कि जयनगर उड़ीसा में किसने हमला किया था, है तो फिरोज शाह तुगलक है, लेकिन शायद नहीं आया है, तो हो सकता है आ जाए इस तरीके से। और सैयद वंश है, अब इसमें पहले भी प्रश्न नहीं आया, इसका मतलब कोई फोकस बेसिकली कोई इंटरेस्ट नहीं है सैयद वंश में। अब हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे लोधी वंश की। लोधी वंश की चर्चा के बाद हम आप देखेंगे कि जब लोधी वंश की शुरुआत 1451 के आसपास होती है, ये 1526 में जब बाबर इसके अंत करता है, तो फिर एक मुगल काल शुरू हो जाता है। तो इस तरह सल्तनत काल 1400 अभी चलता रहेगा। 1526 में जब बाबर ने हमला किया इब्राहिम लोधी को पराजित करके, तो मुगल वंश की शुरुआत होती है। तो हम लोग अगले वीडियो में लोधी वंश के बारे में अच्छे से अध्ययन किया कि हमने बढ़िया तुगलक वंश पढ़ लिया, दिल्ली सल्तनत का लगभग ज़्यादातर हिस्सा हमने पढ़ लिया, जहाँ जहाँ से प्रश्न आ सकते हैं हमने वो चीज़ें पढ़ ली, जो प्रश्न आने की संभावना है वो प्रश्न हमने पढ़ लिए। उसके साथ साथ अब हम जो लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे, तो जहाँ मुझे सैयद वंश में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया। अब लोधी वंश बहुत गहराई से ज़रूरी है। लोधी वंश बहुत सारे एक लंबे समय तक 1451 से लेकर के 1526 तक लगभग 76 साल इसने शासन, 75-76 साल शासन किया। तो इस पूरे पीरियड के दौरान हम लोग ने क्या क्या काम हुए, कौन महत्वपूर्ण लोधी वंश में कौन कौन से महत्वपूर्ण सुल्तान रहे हैं, उनका हम लोग अच्छे से अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे।